नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में नया मोड़, घटनास्थल से जांच एजेंसियों को मिले 9 mm के 3 कारतूस। अब तक कोई हथियार नहीं हुआ बरामद। अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 मामले दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग जारी, मौके से हथियार हुए बरामद। बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज, पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी। बिहार में भाजपा के सभी विधायक आज पार्टी कार्यकर्ताओं का करेंगे सम्मान। भारत ने COP30 में जलवायु फंडिंग दायित्वों को पूरा नहीं करने पर विकसित देशों की आलोचना, कहा वित्तीय सहायता के बिना नहीं पूरा कर सकते जलवायु लक्ष्य। कोलकाता टेस्ट के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी 153 रन पर सिमटी, भारत को मिला 124 रनों का लक्ष्य। कप्तान शुभमन गिल अस्पताल में भर्ती, कोलकाता टेस्ट से हुए बाहर। सभी खबरें विस्तार के साथ। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं। मामले में अब नया मोड़ आ गया है जब घटनास्थल से 9 mm के 3 कारतूस जांच एजेंसियों को मिले हैं। इन तीनों कारतूसों में 2 जिंदा कारतूस हैं और एक खाली खोखा है। सामान्यतः 9 mm के कारतूस आम लोग नहीं रख सकते हैं। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेज या पुलिस कर्मी ही इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि मौके से पुलिस को कोई पिस्तौल या उसका कोई पार्ट नहीं मिला है, यानी गोली के कारतूस तो मिले पर उन्हें चलाने वाला हथियार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस अब ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये कारतूस यहाँ कैसे आए और क्या ये ब्लास्ट के बाद I-20 कार से गिरे थे। जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है कि क्या 9 mm के कारतूस आतंकी उमर के थे जिसने ब्लास्ट को अंजाम दिया। अगर ऐसा है तो क्या वो विस्फोटक के साथ हथियार भी लेकर चल रहा था, या ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस और जांच एजेंसियों के ये कारतूस हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां ये पता लगा रही है कि क्या इस टेरर मॉड्यूल को फंड करने के लिए हवाला या अवैध मनी चैनल का भी इस्तेमाल हुआ था। जांच एजेंसियां व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को पकड़ने के लिए देश भर में करीब 200 डॉक्टर्स पर नजर रखे हुए हैं और इनमें से कई को हिरासत में भी लिया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में हरियाणा के अल फलाह विश्वविद्यालय के 2 डॉक्टरों समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि NAC द्वारा दिलाई गई कथित अनियमितताओं को लेकर संस्थान के खिलाफ 2 अलग अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। दिल्ली पुलिस के एक सूत्र के अनुसार अपराध शाखा के एक दल ने कल राष्ट्रीय राजधानी के ओखला स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय का दौरा किया। दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय को एक नोटिस भी जारी किया है और उनसे कुछ दस्तावेज भी मांगे गए हैं। पुलिस ने यह भी बताया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की समीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय में गंभीर अनियमितताओं का पता लगने के बाद ये FIR दर्ज की गई है। दिल्ली मेट्रो के लाल किला स्टेशन के सभी गेट अब यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। कल गेट नंबर 2 और 3 को संचालन के लिए बहाल किया गया था। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद DMRC ने स्टेशन की सभी एंट्री और एग्जिट को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। दरअसल 10 नवंबर को लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ था, जिसके बाद एहतियातन पूरे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। घटना के बाद दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियों ने स्टेशन और आसपास के क्षेत्र की कई स्तरों पर जांच की। सुरक्षा मूल्यांकन और क्लियरेंस मिलने के बाद DMRC ने सभी एंट्री और एग्जिट गेट खोलने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में शुक्रवार देर रात हुए जोरदार धमाके के बाद क्षेत्र को सील कर दिया गया है और जांच की जा रही है। दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे।
रुक करते अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कुख्यात माओवादी ज्वालामुखी के खिलाफ सुरक्षा बलों का विशेष सर्च ऑपरेशन जारी है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और अन्य बलों की संयुक्त टीम ने आज सुबह चिंता गुफा और रावनाजगी और चिंता गुफा और साकेत जी थाना क्षेत्रों के बीच स्थित कारीगुंडम इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान माओवादी दल से मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार, विस्फोटक और कई सामग्रियां बरामद की गई है। मारे गए नक्सलियों की पहचान की पुष्टि की जा रही है। इलाके में नक्सली मूवमेंट के ताजा इनपुट को देखते हुए सभी संवेदनशील बिंदुओं पर अतिरिक्त बल की तैनाती भी की गई है। सुरक्षा एजेंसियां मानती है कि ज्वालामुखी और उसके सहयोगियों की मौजूदगी अभी भी जंगलों में हो सकती है और इसीलिए कॉम्बिंग ऑपरेशन को और तेज किया गया है। बिहार में एनडीए के पक्ष में आए एक तरफा नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो चली है। कल रात दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संजय झा और ललन सिंह से मुलाकात के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। बिहार में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विनोद तावड़े ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस बैठक को सरकार गठन की चल रही चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आज बिहार में बीजेपी ने अपने सभी विधायकों और कार्यकर्ता और जनता के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। इसके बाद एनडीए के सभी विधायकों को पटना हाजिर होने के निर्देश भी दिए गए हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिलहाल अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर राज्यपाल को नहीं सौंपा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि अगले सप्ताह का राजनीतिक कैलेंडर तय माना जा रहा है और इसमें जेडीयू, बीजेपी, हम और आरएलएम के विधायक दल की बैठक होगी। इनमें नेता चुनने और नए समीकरणों पर चर्चा की जाएगी। इनमें मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक भी होनी है। बिहार चुनाव परिणाम में महागठबंधन की करारी हार के बाद इसके राजनीतिक असर अब खुलकर सामने आने लगे हैं। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के परिवार में मतभेद की स्थिति और भी गहराती हुई दिख रही है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरा अब कोई परिवार नहीं है। रोहिणी ने संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने ही मुझे परिवार से अलग किया है। साथ ही उन्होंने महागठबंधन के हार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी की यह स्थिति आखिर क्यों हुई। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। बिहार चुनाव खत्म होते ही चुनाव आयोग का ध्यान अब बंगाल पर है। 18 नवंबर को वरिष्ठ उपायुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल कोलकाता पहुंच रहा है। ये प्रतिनिधिमंडल एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा करेगा और इसके साथ ही ईवीएम से संबंधित पहले स्तर की जांच की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। राज्य के दौरे के दौरान आयोग का प्रतिनिधिमंडल कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद और मालदा में एसआईआर की स्थिति की जांच करेगा। जनसांख्यिकी के अनुसार ये 5 जिले राज्य की राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दौरे के दौरान दिल्ली से आए आयोग के प्रतिनिधि कोलकाता, उत्तर कोलकाता, दक्षिण और दक्षिण 24 परगना के जिला अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। नई दिल्ली में अमृत फार्मेसी के 10वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया। उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी एक्स पर साझा करते हुए कहा कि अमृत फार्मेसी ने बीते वर्षों में लोगों को किफायती इलाज उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नड्डा ने बताया कि अमृत फार्मेसी नेटवर्क आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं के साथ साथ मेडिकल उपकरणों पर 50% तक की छूट प्रदान करता है। इस पहल से अब तक 6.80 करोड़ से अधिक मरीजों को राहत मिली है और लोगों को दवाओं पर करीब 8,400 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। मंत्री जेपी नड्डा ने इस पहल को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए HLL लाइफ केयर लिमिटेड की टीम की सराहना की। वर्तमान में देश भर में 255 अमृत फार्मेसी आउटलेट सक्रिय हैं।
नड्डा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर मेडिकल कॉलेज और हर जिला अस्पताल में अमृत फार्मेसी की स्थापना कर इसे और भी व्यापक बनाना है, ताकि सस्ती दवाओं की उपलब्धता देश भर में सुनिश्चित हो सके। भारत ने जलवायु वित्त दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने के लिए विकसित देशों की तीखी आलोचना की और चेतावनी दी कि विकासशील देश अनुमानित, पारदर्शी और विश्वसनीय वित्तीय सहायता के बिना अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकते। ब्राजील के बेले में आयोजित COP30 में जलवायु वित्त पर तीसरे उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय संवाद में समान विचारधारा वाले विकासशील देशों की ओर से भारत ने कहा कि जलवायु वित्त विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। भारत की ओर से वार्ताकार सुमन चंद्रा ने कहा कि विकसित देशों से वित्तीय संसाधनों के बिना विकासशील देश NDC को पूरा करने के लिए आवश्यक शमन और अनुकूलन के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। NDC पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय जलवायु योजनाएं हैं जो उत्सर्जन में कटौती करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लक्ष्य निर्धारित करती है। साथ ही साथ तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के वैश्विक प्रयासों का भी मार्गदर्शन करती है। देशों को इस वर्ष 2031 से 2035 की अवधि के लिए NDC का तीसरा दौर प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसे NDC 3.0 कहा जा रहा है। भारत को अभी तक अपनी अद्यतन NDC प्रस्तुत करनी है। भारत ने कहा कि पेरिस समझौते ने विकसित देशों के लिए विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने के लिए स्पष्ट कानूनी जिम्मेदारियां बनाई है। रुक करते उत्तर प्रदेश का। यहाँ के सोनभद्र जिले के ओबरा खनन क्षेत्र में पत्थर खदान में ऊपर से गिरे भारी मलबे में दबने के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई है और करीब 1 दर्जन मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घटना की गंभीरता को देखते हुए NDRF और SDRF की टीमों को लगाया गया है, जो युद्ध स्तर पर मलबे में दबे लोगों को निकालने के काम में लगे हैं। घटना को लेकर राज्य मंत्री संजीव गोंड ने दुख व्यक्त किया है। ऐसा पता था कि 3 दिन से सारा काम ठप है, लेकिन अब किसके लापरवाही से, किसके कहने पर यह काम शुरू किया गया और इतना बड़ा जो घटना हो गया, तो अब जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि 12 लोग को बताया जा रहा है। अब तो जब मलबा हटाया जाएगा तो अब मौके पर क्या है, अब सच्चाई सामने आएगा। मौके पर मौजूद जिलाधिकारी BM सिंह ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल पहली प्राथमिकता फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करना है। घटना हुई है, अब उसकी जांच की जाएगी, देखा जाएगा ये किस तरीके से हुई है, जो उसके लिए कार्रवाई होगी। जो अल्ट्राटेक कंपनी है, दूसान कंपनी है और ओबरा पावर कारपोरेशन है, उनके माध्यम से किया जा रहा है। NDRF और SDRF की टीम मिर्जापुर से रवाना हुई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में शनिवार रात एक डंपर और सुमो यात्री वाहन की आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा बडगाम रिंग रोड के वाटरवानी इलाके में हुआ। अधिकारियों के अनुसार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया है। स्थानीय लोग और राहगीर भी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी चिकित्सा केंद्रों पर पहुंचाया गया। वहीं बडगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निखिल बोरकर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना में 4 यात्रियों की जान गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। पंजाब बॉर्डर पर BSF ने सीमा पार तस्करों के कई प्रयासों को नाकाम कर दिया है। BSF ने अलग अलग अभियानों में 2 ड्रोन और 8 पैकेट हेरोइन बरामद किए और 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। अभियान में अलग अलग जगहों से लगभग 11 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद किए गए हैं। फिरोजपुर के बरके गांव के पास खेतों से एक DJI माविक और 4 प्रो ड्रोन पकड़े गए। BSF के इस कार्रवाई का मकसद सीमा पार से चल रहे नार्को टेरर नेटवर्क को खत्म करना है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। हींग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का।
असली मसाले सच सच MDH MDH। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सरकार ने कहा है कि भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 2030 तक इसका आकार $100 अरब से भी ज्यादा का हो जाएगा। डिजिटल तकनीक, युवाओं की बढ़ती मांग और रचनात्मक कामों के नए अवसर इसकी बढ़त को और तेज कर रहे हैं। ये क्षेत्र हर साल लगभग 7% की रफ्तार से बढ़ रहा है और 2027 तक करीब 3067 अरब रुपए का हो जाएगा। सरकार का मानना है कि 2030 तक भारत सिर्फ कंटेंट देखने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया को नया कंटेंट और बौद्धिक संपदा देने वाला प्रमुख देश बन जाएगा। पिछले 10 सालों में इस सेक्टर ने देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में अच्छा योगदान दिया है। खास बात यह है कि भारत में एनिमेशन और VFX का काम 40 से 60% सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ बड़ा और कुशल कामगार वर्ग मौजूद है और इसी वजह से कई विदेशी कंपनियां अपना पोस्ट प्रोडक्शन का काम भारत में करवाती है। भारतीय कहानियां और कंटेंट अब दुनिया भर में पसंद किए जा रहे हैं। भारतीय OTT दर्शकों में लगभग 25% लोग विदेशों से हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी को औपचारिक पहचान देना इस क्षेत्र में नई ऊर्जा ला रहा है और कुल मिलाकर भारत का AVGC XR सेक्टर अब अगली बड़ी छलांग के लिए तैयार है। और आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को स्वतंत्र और दायित्वपूर्ण प्रेस की भूमिका को मान्यता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। परिषद ने 1966 में इसी दिन अपना कामकाज शुरू किया था। स्थापना के बाद से परिषद एक स्वतंत्र नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करती रही है। यह पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखने और प्रेस को बाहरी प्रभावों तथा खतरों से बचाने के लिए कार्य कर रही है। इस वर्ष का विषय बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा पर केंद्रित है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। अगली खबर का रुख करते हैं। रेल के डिब्बे में जमा कचरे अब पटरियों पर नहीं फेंके जाएंगे, बल्कि उन्हें जमा कर रास्ते में आने वाले स्टेशनों पर उतार लिया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने संवाद डायलॉग शुरू किया है, जिसमें रेलकर्मी सफाई कर्मियों को जरूरी हिदायत दे रहे हैं। क्या है संवाद डायलॉग, इसे समझने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी डिब्रूगढ़ राजधानी का जायजा लिया DD न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने। अमूमन ट्रेनों के कचरे इस डब्बे में डाले जाते हैं, लेकिन इसको यत्र तत्र सर्वत्र या तो बिखेर दिया जाता है या फिर रेलवे स्टेशनों की पटरियों पर पहले फेंक दिया जाता था। लेकिन भारतीय रेल ने एक अनोखा प्रयोग किया है कि अब जो ट्रेनों में चलने वाले सफाई कर्मी हैं वो कचरे को जमा करेंगे, लेकिन इसमें जमा कचरे को एक जगह इकट्ठा कर निर्धारित रेलवे स्टेशन पर इसे ठिकाने लगाया जाएगा, यानी इसको कहीं पर स्टोर किया जाएगा, ताकि भारी गंदगी का साम्राज्य जो है
वो ट्रेनों में दिखाई नहीं पड़े। इसके लिए भारतीय रेल ने कमर कसकर तैयारी कर ली है और भारतीय रेल की ये कोशिश है कि स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनों में सिर्फ साफ सफाई ही नहीं बल्कि ट्रेनों के कचरे को निर्धारित स्थल तक रखा जाए और इसके लिए भारतीय रेल एक अनोखा प्रयास कर रहा है। भारतीय रेल के अधिकारी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगने के साथ ही इन सफाई कर्मियों को ये ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि आखिर जो कचरे हैं उन्हें डब्बे में रखने के बाद कहीं फेंका नहीं जाएगा बल्कि उन्हें आराम से किसी निर्धारित रेलवे स्टेशन पर उसे रखा जाएगा ताकि उस कचरे का जो प्रयोग है वो दूसरे कार्यों में किया जा सके और ट्रेन में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा सके। इस तरीके से भारतीय रेल की ये कोशिश है कि स्वच्छता अभियान को एक गति देने के लिए, उसे एक स्वरूप देने के लिए, ट्रेनों की गंदगी जो है उसको रोकने के लिए एक बेहतरीन प्रयास किया जाए और अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए कि वो कचरे को इधर उधर न फेंक कर निर्धारित स्थान तक रखें, उसे पहुंचाएं और उसका उपयोग कहीं ना कहीं जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें किया जाए ताकि मुसाफिरों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और भारतीय रेल एक स्वच्छ और सुंदर प्लेटफॉर्म और सुंदर रेल, स्वच्छ रेल की जो परिकल्पना है उसको प्रतिस्थापित कर सके। कैमरामैन विमलेश के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। रुक करते अगली खबर का। भारतीय वायुसेना आज से फ्रांस के मोंट डी मासन में द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ 25 के 8वें संस्करण में भाग लेगी। भारतीय वायुसेना 27 नवंबर तक फ्रांसीसी वायु और स्पेस फोर्स के साथ मिलकर यह अभ्यास करने जा रही है। इसको लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इसका उद्देश्य यथार्थवादी परिचालन वातावरण में रणनीति और प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना है। आईएएफ की टुकड़ी 10 नवंबर को ही फ्रांस पहुंच गई थी। मंत्रालय ने आगे ये भी कहा है कि दोनों वायुसेनाओं के बीच हो रहा यह अभियान परिचालन ज्ञान को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। अभ्यास के दौरान आईएएफ का Su-30 MKI विमान फ्रांसीसी बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के साथ काम करेगा। इसमें आसमान में युद्ध, वायु रक्षा और संयुक्त हमला अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मेक्सिको में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनरेशन जेड द्वारा आहूत प्रदर्शन के समर्थन में कल राजधानी मेक्सिको सिटी में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इस विरोध प्रदर्शन का विपक्षी दलों के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने भी समर्थन किया। प्रदर्शन में कुछ युवाओं की पुलिस से झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरों, पटाखों, लाठियों और जंजीरों से हमला किया और पुलिस की ढालें और अन्य उपकरण छीन लिए। राजधानी के सुरक्षा सचिव पाब्लो वास्क्वेज ने बताया कि 120 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 100 पुलिस अधिकारी हैं और इस संबंध में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1990 के दशक के अंत और 2010 के प्रारंभ के बीच जन्मे लोगों ने इस वर्ष कई देशों में असमानता, लोकतांत्रिक पतन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन किए हैं। मैक्सिको में कई युवाओं का कहना है कि वो भ्रष्टाचार और हिंसक अपराधों के लिए दंड से मुक्ति जैसी प्रणालीगत समस्याओं से निराश हैं। युवाओं द्वारा आहूत इस प्रदर्शन में विभिन्न आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। पूर्व राष्ट्रपति विसेंट फॉक्स और मैक्सिकन अरबपति रिकार्डो सालिनास प्लीगो ने विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में संदेश भी प्रसारित किए हैं। कोलकाता टेस्ट के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए 124 रनों का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल सस्ते में पवेलियन लौट गए। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले मैक्रो जॉनसन की गेंद पर आउट हुए। वहीं केएल राहुल केवल 1 रन बनाकर मैक्रो जॉनसन की ही गेंद पर आउट हो गए। इससे पहले आज तीसरे दिन का खेल शुरू होने के बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कॉर्बिन बॉश को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को 8वां झटका दिया है। बॉश 37 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने भारत के खिलाफ दूसरी पारी में अर्धशतक लगाया। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने हार्मर को बोल्ड कर भारत को 9वीं सफलता दिलाई। हार्मर 7 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने सिमोन हार्मर को बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई और फिर केशव महाराज को खाता खोले बिना LBW आउट किया। इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए 124 रनों का लक्ष्य रखा है।
केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने चेतन चौहान फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में भारतीय खेल जगत के अनसुने नायकों और उभरते सितारों को सम्मानित किया। इस दौरान डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली, पूर्व हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल सहित खेल जगत से जुड़े नामचीन लोग मौजूद रहे। सम्मान समारोह में 2 वर्गों राइजिंग स्टार्स और अनसुने नायक के रूप में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। पुरस्कार विजेताओं में युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब, वाटर स्पोर्ट्स कोच बिल्किस मीर, पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी मंजित दुआ, पूर्व क्रिकेटर राजेंद्र गोयल जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल थे। भारत के महान क्रिकेटर चेतन चौहान की स्मृति और विरासत को आगे बढ़ाने का काम करने वाली संस्था चेतन चौहान फाउंडेशन की अध्यक्षता संगीता चेतन चौहान ने कहा कि उनकी संस्था का उद्देश्य खेलों के माध्यम से युवाओं को सशक्त करना, मानसिक सजगता और समग्र विकास को बढ़ावा देना है। बहुत ऐसे अवार्ड्स हैं जो जहाँ लोग सम्मानित होते हैं। आप ओलंपिक जीत के आते हैं, आपको करोड़ों रुपए मिलते हैं। आप क्रिकेट जीत के आते हैं, आपको करोड़ों रुपए मिलते हैं। आपको लोग आंखों पे बिठाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं इस देश में। चेतन जी क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने 2 जिलों से लेके 500 जिलों तक जैसे क्रीड़ा भारती खड़ी करी, वो मैंने देखा। लोगों के घर जाके खुद रहते थे और चेतन जी खुद भी अनसंग हीरो रहे, क्योंकि उन्होंने जो भी किया देश के लिए किया। उनका दर्द सोचो उन खिलाड़ियों का, जब जो इतना कुछ करने के बावजूद उन्हें कोई जानता नहीं। बस केवल उस ध्येय से हमने ये अवार्ड का फंक्शन सोचा। चेतन चौहान समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। फाउंडेशन ने एक शुरुआत की है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वेंचर है जिसमें अक्रॉस बोर्ड, अक्रॉस स्पोर्ट्स, अक्रॉस कंट्री ऐसे ऐसे अनसंग लोग, ऐसे कोचेस, ऐसे मेंटर्स, ऐसे प्लेयर्स, ऐसे अपकमिंग प्लेयर्स, लेजेंड्स, इन सबको एक्नॉलेज करा जा रहा है, जिससे एक आज की मासेस को और आगे के प्लेयर्स को एक बहुत मोटिवेशन मिलेगी और फ्यूचर का रास्ता मिलेगा। एंड दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट कि इनको एक्नॉलेज किया जाए, बिकॉज जो टैलेंट है, टैलेंट को एक्नॉलेज करना ही एक की फैक्टर है हर चीज़ में। समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।